ओके, चलो मक्का की क्रॉप का अपने आगे का पार्ट करते हैं। कल की क्लास में अपने मक्का का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था, इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन देखा था अपने, और क्लासिफिकेशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और आपको बोला था मैंने कि इसको अच्छे ढंग से आप याद कर लेना, ये क्लासिफिकेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। बाकी आगे का पार्ट देखते हैं अपने क्या है। तो ये है इसकी फूड वैल्यू। फूड वैल्यू की बात करते हैं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट किस रेशियो के अंदर होता है। अगर अपने कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मक्का के अंदर 66% कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन की बात करें तो यही अपने देखें 10 से लेकर 11% प्रोटीन होता है, और इसमें पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या होता है? जीन प्रोटीन होता है। कौन सी प्रोटीन होती है? जीन प्रोटीन इसके अंदर देखने को। ठीक है, आपसे पूछा जैसे गेहूं के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन होता है, उसी प्रकार इसमें कौन सा? इसमें जीन प्रोटीन होती है। फैट की बात करें तो 3.6 से लेकर 4% तक इसमें क्या होती है? फैट होती है। कितनी? 3.5 से लेकर लगभग 4% तक क्या होती है? फैट होती है। किसके अंदर? मक्का के अंदर। ये मक्का का फूड वैल्यू है। कार्बोहाइड्रेट 66% है। प्रोटीन, जीन प्रोटीन पाई जाती है 10 से 11%। फैट कितनी होती है? तो फैट होती है 3.6 से लेकर 4% तक। फूड वैल्यू के बाद में अपनी बात करें क्वालिटी प्रोटीन मक्का, गुणवत्ता प्रोटीन मक्का। देखो क्वालिटी प्रोटीन मक्का क्यों बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, और इसको बनाने का कारण क्या है, क्यों डेवलप किया गया। देखो प्राकृतिक रूप से मक्का के अंदर लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की कमी होती है। नेचुरल रूप से जो मक्का अपने पास होता है उसके अंदर किसकी कमी थी? लाइसिन की, और इसके साथ ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की। उस कमी को सुधारने के लिए दो साइंटिस्ट जिनका नाम सुरिंदर के बसल है, और एक है इम्बेजेलिना विलेगास, इनके द्वारा लगभग 1990 के अंदर मैक्सिको में सिमिट के अंदर मक्का के पौधे में एक जीन डाला जिसका नाम है ओपेक 2 या ओपेक ओपेक जीन। इस जीन को डालने के बाद जो मक्का अपने तैयार की, उसी को अपने क्या बोलते हैं? क्वालिटी प्रोटीन मक्का बोलते हैं। अब जो मक्का अपने को आएगी क्वालिटी प्रोटीन मक्का, जिसकी अलग अलग किस्में भी विकसित की गई है, इस क्वालिटी प्रोटीन मक्का के अंदर लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की क्या है? अच्छी मात्रा है। मतलब लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की कमी को क्या किया गया है? सुधारा गया है। तो सुधार कर जो मक्का तैयार की गई है वो कौन सी मक्का है? वो है क्वालिटी प्रोटीन मक्का, है ना। तो यही है क्वालिटी प्रोटीन मक्का। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन याद क्या रखोगे आप? पहला याद रखोगे प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से मक्का में, मक्का में ट्रिप्टोफैन, प्राकृतिक रूप से मक्का में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन, ट्रिप्टोफैन व लाइसिन अमीनो एसिड की कमी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक रूप से मक्का के अंदर किस अमीनो एसिड की कमी होती है? ट्रिप्टोफैन की और लाइसिन अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है। कमी पाई जाती है। ठीक है, इस कमी को सुधारने के लिए जो मक्का तैयार की गई है, इस कमी को सुधार कर जो मक्का तैयार की गई है उसे क्वालिटी प्रोटीन मेज कहते हैं। कि जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन व लाइसिन अमीनो एसिड की अच्छी मात्रा होगी, वो कौन सी मक्का होगी? तो वो मक्का है क्वालिटी प्रोटीन मक्का। ठीक है, तो नेचुरल रूप से मक्का के अंदर ट्रिप्टोफैन व लाइसिन अमीनो एसिड क्या होते हैं? कम होते हैं।
तो इस कमी को सुधारा किसने है? इस कमी को सुधार का काम किया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सुरिंदर के वसल, जिसको एस के वसल बोल देते हैं, सुरिंदर के वसल। और एक साइंटिस्ट है इम्बेजेलिना, इम्बेजेलिना, इम्बेजेलिना विलेगास, इम्बेजेलिना विलेगास, इम्बेजेलिना विलेगास। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया, सिमिट के अंदर, सिमिट मैक्सिको में मक्का के पौधे में ओपेक 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 जीन डालकर क्वालिटी प्रोटीन मक्का तैयार किया। कौन सा जीन डाला ये याद रखोगी, ओपेक ओपेक जीन। और किस मक्का में डाला, तो मक्का के अंदर डाल दिया। किसके द्वारा, तो सुरेंद्र के वसल और इम्बेजेलिना विलेगास के द्वारा। इसके द्वारा, इम्बेजेलिना विलेगास के द्वारा ये क्या डाल दिया, जीन डाल दिया। ये जीन डाल के एक मक्का तैयार की गई जिसको अपने क्या बोल दिया, क्वालिटी प्रोटीन मक्का। ठीक है, इस कार्य के लिए जो ये काम किया बहुत अच्छा काम था। ये काम आपको ही पता है बहुत अच्छा है, क्योंकि नेचुरल रूप से ट्रिप्टोफैन में लाइसिन अमीनो एसिड की कमी है मक्का के अंदर, और अपनी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इस कमी को सुधार के एक अच्छी मक्का तैयार की जिसको क्वालिटी प्रोटीन मक्का बोल दिया। इस कारण जो सुरिंदर के वसल थे, इनको क्या किया गया, FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO के द्वारा 2000 के अंदर क्या दिया गया, वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया। क्या दिया गया, वर्ल्ड फूड प्राइज, मतलब विश्व खाद्य पुरस्कार। कब, 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है, जो 16 अक्टूबर 1945 के अंदर स्थापित हुआ था, यही क्या करता है, यही विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान करने का काम करता है। और सन 2000 के अंदर किसको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था, तो सुरिंदर के वसल को दिया गया था। किस कार्य के लिए दिया गया था, तो क्वालिटी प्रोटीन मक्का क्या तैयार करने के लिए दिया गया था। कौन सी मक्का, क्वालिटी प्रोटीन मक्का। अब क्वालिटी प्रोटीन मक्का क्या है, ये तो आपको पता चल गया है। उसके बाद में इसकी किस्में एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। देखो क्वालिटी प्रोटीन मक्का की किस्में, क्वालिटी प्रोटीन मक्का की किस्में कुछ तो इसके नाम पर है, जैसे कि हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, ये नाम में दे दिया, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1, उसके बाद में 3, 5 और 7, 1, 3, 5 और 7, ये कौन सी है, क्वालिटी प्रोटीन मक्का की किस्में है। एक क्वालिटी प्रोटीन मक्का 9 भी है। 1, 5, 7 है ना, 1, 5, 7, 1, 5, 7, ठीक है। एक है हाई क्वालिटी, नहीं लिखा हुआ, सीधा लिखा हुआ क्वालिटी प्रोटीन मेज, कौन सी, 9। और क्या है, विवेक, कौन सी, विवेक, ठीक है। इसके साथ आप याद रखोगे एक सीरीज है शक्तिमान की, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3 और शक्तिमान 4, 4 किस्में ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोजिट की कुछ निकाली गई, जैसे कि एक है शक्ति, कौन सी किस्म है, शक्ति किस्म है। एक है रत्ना, कौन सी, रत्ना, शक्ति, रत्ना और प्रोटीना, कौन सी, शक्ति, रत्ना और प्रोटीना, 3 किस्में ये है। तीन किस्मों को और याद रखोगे, ज्यादातर ये एग्जाम के अंदर पूछी है कि निम्न में से क्वालिटी प्रोटीन मक्का की किस्म कौन सी है, तो वहां पर या तो क्या लिखा होगा, अपनी शक्ति लिखा होगा, या रत्ना लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा, प्रोटीना लिखा होगा। ठीक है, क्या लिखा है, शक्ति, रत्ना, प्रोटीना। किसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1, 5, 7, क्वालिटी प्रोटीन मेज 9, विवेक, शक्तिमान 1, 2, 3, 4,
शक्ति, रत्ना और प्रोटीना। ज्यादातर इसको आपने अच्छे से याद रखना है, ये तो नाम में दी हुई है तो ज्यादातर नहीं देगा, थोड़ा सा विवेक को याद रख सकते हो। बाकी शक्तिमान 1 2 3 4 ये याद रह जाएगी। शक्ति, रत्ना, प्रोटीना ये ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद में अगला है बेबी कॉर्न। कल किसी ने पूछा था सर कि बेबी कॉर्न क्या होती है ना, तो बेबी कॉर्न अपने आप वो करते हैं। बेबी कॉर्न क्या होता है, तो ये उंगलियों के समान देखा जाए तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक ऐसे भुट्टे होते हैं जो अभी विकसित होना स्टार्ट ही हुए थे, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ सीड की रो बनना स्टार्ट हुई है, ठीक है। सीड अभी बने नहीं है, सीड की रो बनना ही स्टार्ट हुई है, तो इनको अपने क्या कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया है। यही बेबी कॉर्न है, ठीक है। यही क्या है, बेबी कॉर्न है। क्योंकि इनका डाइजेशन अच्छा होता है, इस कारण इसको फूड के अंदर यूज कर लेते हैं। इसमें फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है, इस कारण इसको अपने क्या कर लेते हैं, भुट्टे को हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन एएफओ में पूछा गया है कि इसको कब हार्वेस्ट करते हैं, तो जब सिल्क आएगा, सिल्क आने के 1 से 3 दिन के बाद इसको क्या कर लेते हैं, भुट्टे को अपने हार्वेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट। सिल्क मतलब इस भुट्टे के अंदर इस प्रकार के धागे से होते हैं, वो निकलना जब स्टार्ट होते हैं तो उसको अपने क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें याद रखनी है बेबी कॉर्न के अंदर, तो पहला याद रख सकते हो, बेबी कॉर्न मुख्य स्रोत किसका है, ये मुख्य स्रोत किसका, किसका सोर्स है ये, तो आप याद रखोगे ये फास्फोरस का अच्छा सोर्स है। किसका है, फास्फोरस का एक अच्छा सोर्स है, इस कारण इसको अपने यूज करते हैं। दूसरा, अच्छी बेबी कॉर्न का जो कॉम्ब होता है उसकी हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, तो उसकी हार्वेस्टिंग अपने कर लेते हैं 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर, डे आफ्टर सोइंग। बोने के 60 दिन के अंदर अंदर अपने क्या कर लेंगे, इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि सिल्क सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ये अनफर्टाइल कॉम्ब होते हैं जिस पर सिर्फ कतारें बनी होती है। देखा जाए यहाँ पर तो इसकी एवरेज अगर आपसे साइज पूछा जाए कि एवरेज साइज कितना अच्छा होता है, ये होता है 6 से लेकर 11 सेंटीमीटर साइज का होता है ये। इसका डायमीटर, इसका व्यास, इसकी मोटाई, इसके व्यास की बात करें, इसका डायमीटर की बात करें, इसका डायमीटर होता है लगभग 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर ना, 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर। और इसका कलर, तो कलर आपके सामने है, क्रीमी कलर हो सकता है, क्रीमी सा हो सकता है, हल्का येलो हो सकता है, हल्का पीला रंग, हल्का पीला, हल्का क्रीमी कलर लोगों के द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है इसको खरीदने के टाइम, है ना। तो ये है अपना कौन सा मक्का, तो ये है बेबी कॉर्न। क्या, बेबी कॉर्न। और बेबी कॉर्न अच्छी तरीके से डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इसको पचाना बहुत आसान होता है, इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके फूड के रूप में इस मक्का का अपने यूज कर लेते हैं। और ये अच्छा सोर्स है किसका, फास्फोरस का। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि बेबी कॉर्न को कब ग्रो करना चाहिए, तो अपने इसको उगाते हैं अप्रैल से लेकर अगस्त तक। कब उगाते हैं इसको, अप्रैल से लेकर अगस्त तक आप इसकी कभी भी सोइंग कर सकते हैं। कितना बीज दर डालते हैं बेबी कॉर्न के अंदर, तो बीज दर अपने रखते हैं इसकी लगभग 22 से लेकर 25 किलोग्राम पर हेक्टर, 22 से लेकर 25 किलोग्राम पर हेक्टर इसकी सीड रेट रखते हैं। बोने के लगभग 60 दिन के अंदर अंदर अपने इस भुट्टे को क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको पचाना बहुत आसान होता है और हार्वेस्ट कर लेते हैं इसको सिल्क इमरजेंस होने के 1 से 3 दिन के या फिर 60 दिन के अंदर अंदर। ये बेबी कॉर्न है। इसकी किस्में भी आएगी आगे, वो अपनी किस्में जब पढ़ेंगे उसके अंदर अपनी किस्मों को भी कर लेंगे। हाँ, अनफर्टाइल कॉम्ब होता है, ठीक है। बिलेगास को भी मिला था पहला, ये एक लेडीज है बिलेगास, इम्बेजेलिना बिलेगास, फर्स्ट लेडी है जिसको नोबेल अपने पुरस्कार मिला था, ये वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है। सुरेंद्र के बसल को क्यों याद रखना है, क्योंकि वो इंडिया के साइंटिस्ट। तो बेबीकॉर्न के लिए इतनी बातें याद रखोगे आप। इसके अलावा बेबीकॉर्न से कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एएफओ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्क इमरजेंस के कितने दिन बाद इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो 1 से 3 दिन के अंदर, या फिर विद इन 60 डेज आफ्टर सोइंग, डे आफ्टर सोइंग, सोइंग के 60 से 60 दिन के अंदर अंदर। मुख्य सोर्स किसका है, तो ये फोस्फोरस का एक अच्छा सोर्स है,
और इसके साथ ही इसका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, पचाना इसको आसान है। इसका डायमीटर कॉम का देखा जाए तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है, 6 से 11 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो सकती है, क्रीमी या फिर हल्का पीला रंग हो सकता है। अप्रैल अगस्त में इसकी सोइंग कर लेते हैं और सीड रेट अपने 22 से 25 किलोग्राम रखते हैं। इसकी किस्में आगे जब अपनी किस्में लिखेंगे तो उसके अंदर कर लेंगे। उसके बाद में है स्वीट कॉर्न। ये अपने मैंने पीछे आपको बता दिया, फिर भी थोड़ी बातें और है वो बता देता हूँ। स्वीट कॉर्न क्या है? ये एक मक्का की एक स्पीसीज है स्वीट कॉर्न, जिसको आप जानते हो जियामेज सेकेराटा के नाम से। क्या बोलते हैं इसको? जियामेज सेकेराटा। जियामेज सेकेराटा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें चीनी की मात्रा बहुत अच्छी है। जियामेज सेकेराटा। ये मक्का डिब्बाबंदी के लिए, डिब्बाबंदी मतलब प्रोसेसिंग के लिए, डिब्बाबंदी जिसको आप इंग्लिश के अंदर कैनिंग बोल देते हो, कैनिंग के लिए सबसे अच्छी मक्का या प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छी मक्का या प्रसंस्करण के लिए सबसे अच्छी मक्का कौन सी है? तो स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न जिसको बहुत सारी डिश बनाने के लिए अपने यूज कर लेते हैं। देखो स्वीट कॉर्न मक्का जिसमें चीनी की मात्रा कितनी होती है, जिसमें शुगर की मात्रा कितनी होती है, तो ये लगभग 11 से लेकर 20% इसमें चीनी होती है। जब इसके कॉम के अंदर, जब इसके कॉम के अंदर जो बीज है उसके अंदर 70% नमी हो, 70% नमी, नमी पर इसकी क्या कर लेते हैं, अपनी कटाई कर लेते हैं। 70% नमी पर कटाई कर लेते हैं, या फिर बोने के 70 से लेकर 80 दिन के अंदर अंदर, डे आफ्टर सोइंग, बोने के लगभग 70 से 80 दिन के अंदर अंदर इसको क्या कर लेगा, हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। और इसकी प्रोसेसिंग, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने कई बार कॉर्न पिज्जा खाया होगा ना, तो उस पिज्जे के ऊपर अपने देखते हैं ना एक प्रकार की जो मक्का इस प्रकार से लगी होती है, वो कौन सी होती है? स्वीट कॉर्न ही होती है, मिठी मक्का। या फिर आप जो स्ट्रीट फूड होते हैं वहां पर ये स्वीट कॉर्न के नाम से भी मक्का अपने को क्या करते हैं, थोड़ा बॉयल सा करके देते हैं ना अलग से, वो भी कौन सी होती है? स्वीट कॉर्न ही होती है। ये स्वीट कॉर्न है, ये स्वीट कॉर्न इज है। स्वीट कॉर्न का अगर आपसे सीड रेट पूछा जाए, इसका कितना बीज दर रखते हैं, कितनी बीज दर इसकी रखी जाएगी, तो स्वीट कॉर्न की बीज दर रखते हैं लगभग 8 किलोग्राम प्रति हेक्टर। 1 हेक्टर के लिए 8 किलो सीड डाल देते हैं बेबी कॉर्न। तो लगभग 70 से 80 दिन के अंदर अंदर इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। या भुट्टे के अंदर जब 70% नमी हो उस टाइम, अगर नमी कम होगी तो सर क्या होगा, तो नमी कम होने पर क्या होगा, जो इसके अंदर स्टार्च, अपने जो शर्करा है वो किस में चेंज हो जाएगी, तो स्टार्च चेंज हो जाएगा। क्या? स्टार्च चेंज हो जाएगा किसके अंदर? चीनी चेंज हो जाएगी किसके अंदर? स्टार्च के अंदर। जो शर्करा है ना, जो चीनी है, वो किस में चेंज हो जाएगी? स्टार्च में, जैसे जैसे नमी कम होगी। तो नमी कितनी होनी चाहिए जब अपने स्वीट कॉर्न या फिर आपने बात करें कि जिया में सेकेर आटा को अपनी हार्वेस्ट करना है, तो 70% नमी है जब कॉम के अंदर, सीड के अंदर, तब अपने इसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये मक्का कौन सी है? ये स्वीट कॉर्न है। इसकी किस्में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसकी किस्में आपको याद रखनी है। इसकी सबसे ज्यादा बार पूछी गई किस्म कौन सी है, वो आपको मैं इंपॉर्टेंट करके बता देता हूँ। इसकी सबसे ज्यादा बार पूछी गई किस्में कौन सी है, तो वो एक किस्म है माधुरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माधुरी। इसकी माधुरी किस्म को याद रखना है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से स्वीट कॉर्न की किस्म है, निम्न में से स्वीट कॉर्न की किस्म है, ऑप्शन में माधुरी लिखा होता है। ऑप्शन में क्या होता है? माधुरी। इसके साथ आप याद रख सकते हो इसकी एक किस्म प्रिया है। कौन सी है? प्रिया। और क्या है? तो एक है अपनी विन ऑरेंज। कौन सी है? विन ऑरेंज है, विन ऑरेंज, विन ऑरेंज। कौन सी है? विन ऑरेंज है। एक और कौन सी है? पंजाब स्वीट मक्का। एक पंजाब स्वीट मक्का, एक पंजाब स्वीट मक्का एक। ये 4 किस्में हैं, पंजाब स्वीट मक्का एक, विन ऑरेंज और पंजाब स्वीट मक्का एक। ये 4 किस्में हैं जो स्वीट कॉर्न के अंदर अपने ज्यादातर ग्रो करते हैं। और सबसे ज्यादा बार जो पूछी गई किस्म है वो है माधुरी की। माधुरी किस्म पूछा भी क्या जाएगा, स्वीट कॉर्न की किस्म कौन सी है, तो माधुरी है। 3% नहीं है, उसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 3% नहीं है, वो लिखा हुआ है अपने दूसरी स्पीसीज के साथ कंपैरिजन किया हुआ है, वो 3% लिखा हुआ है। इसमें 3% नहीं होता, 8 से लेकर 11 से लेकर 20% चीनी होती है।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपने। ये अपना स्वीट कॉर्न हो गया, स्वीट कॉर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसकी सीड रेट वगैरह आपने देख ली, जिया में सेकेराटा। उसके बाद में वैरायटीज किस्में हैं। किस्मों के अंदर पहली किस्म है गंगा एक। कौन सी है? गंगा एक। गंगा एक इसकी पहली हाइब्रिड किस्म है, पहली प्रथम संकर है ये, प्रथम संकर, पहला संकर। मक्का का पहला संकर कौन सा है? तो पहली संकर किस्म मक्का की गंगा एक है, जिसको 1961 के अंदर विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था इसको? 1961 के अंदर। किसके अंदर विकसित किया गया? तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट, AICRP, AICR जो 1957 कर सबसे पहले मक्का की क्रॉप पर ही चलाया गया था, AICRP। तो इसके अंदर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो अपने मक्का की किस्म निकाली गई थी वो गंगा वन इसी के अंदर निकाली, बाकी और भी 6-7 किस्में निकाली गई थी। उसके बाद हाइब्रिड वैरायटियों में, संकर किस्मों में देखोगे गंगा 4 है, गंगा 5 है, गंगा 11 है। तो यहाँ पर इसको भी लिख लो गंगा 101, ठीक है। ये 4-5 किस्में हैं गंगा के नाम से, गंगा 4, गंगा 1, गंगा 4, 5, 11 और 101, 5 किस्में हैं ये। पहली किस्म कौन सी है? तो गंगा फर्स्ट है, पहला हाइब्रिड है। दक्कन 103 है, 107 है, 105 है। दक्कन 103 ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप है, ड्रोट टॉलरेंट किस्म है ये, सूखे को सहन करने वाली है। कौन सी? दक्कन 103, ये भी याद रख सकते हो आप। गंगा सफेद 2 और गंगा सफेद 4, दो किस्में ये है, गंगा सफेद 2 और गंगा सफेद 4। उसके बाद पूसा हाइब्रिड 2, उसके बाद रंजीत, सरताज, हाई स्टार्च। कौन सी? हाई स्टार्च। ये किस्में पूछी जाती है अभी, हाई स्टार्च किसकी किस्म है ये पूछा जाता है। हाई स्टार्च किसकी किस्म है? तो आपने क्या बताना? मक्का की। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से मक्का की हाइब्रिड किस्म कौन सी है, निम्न में से मक्का की संकुल किस्म कौन सी है, निम्न में से स्वीट कॉर्न कौन सी है, निम्न में से पॉपकॉर्न किस्म कौन सी है, निम्न में से जायद के लिए कौन सी है, निम्न में से रवि के लिए कौन सी है। इस प्रकार के क्वेश्चन किस्मों से पूछे जाते हैं, और मक्का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। उसके बाद में न्यू वैरायटियां जो हाइब्रिड है, न्यू वैरायटियां जो हाइब्रिड है वो है DHM 103, 117, 121। उसके बाद PHEM 2, PHEM 3, दो ये है। तो DHM 103, 117, 121, PHEM 2, PHEM 3, ये किस्में हैं जो संकर किस्में हैं। तो संकर किस्मों को अलग से याद रखना है। संकुल, संकुल मतलब कंपोजिट, कंपोजिट को आपको अलग से याद रखना है। तो संकुल और कंपोजिट दोनों को अपने अलग अलग याद रखें। और एग्जाम के अंदर भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपोजिट कौन सी है, संकर कौन सी है, दोनों को ही अलग अलग याद रखना पड़ेगा। पता होना चाहिए कि ये कंपोजिट है, ये संकर है। उसके बाद अगला है कंपोजिट, संकुल किस्में। संकुल किस्मों में पहली है अंबर, किसान, विक्रम, जवाहर, सोना, विजय, अगेती, शेंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है अगेती शेतर, अगेती 76, ठीक है, पूछी जाती है। परवसत है, मेगा है। कौन सी? परवसत है, मेगा है। ये किसमें आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में, अंबर, किसान, विक्रम, जवाहर, सोना, विजय, अगेती, शेंतर, परवसत या फिर मेगा। ठीक है, हो गया नोट। चलो आगे देखो, आगे भी कंपोजिट ही है। कंपोजिट में प्रताप, तरुण, नवजोत, नवीन, दो मोस्ट इंपोर्टेंट किस्में हैं, माही कंचन और माही धवल। कौन सी? माही कंचन और माही धवल, ये भी दो मोस्ट इंपोर्टेंट किस्में हैं, माही कंचन और माही धवल, जो एग्जाम के अंदर ज्यादातर पूछी जाती है। बाकी और देखोगे तो प्रताप है, तरुण है, नवजोत है, नवीन है, ये भी एक कंपोजिट वैरायटी है, संकुल किस्में है ये।
ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो। आगे बेबी कॉर्न आपको बताया था, बेबी कॉर्न की किस्में अपने पढ़ेंगे। बेबी कॉर्न की पहली है BL42, BL42 कौन सी है? BL42 प्रकाश। बेबी कॉर्न की BL42 प्रकाश, पार्वती, पार्वती, विवेक, PEMH1, AEM2 और केसरी। कौन सी? केसरी। ये बेबी कॉर्न की है, ये बेबी कॉर्न की किस्में हैं, इनको भी आप याद रख सकते हो। BL42 प्रकाश, पार्वती, विवेक, PEMH1, AEM2 या फिर केसरी। ये किसकी किस्में हैं? ये बेबी कॉर्न की है, जिसकी सीड रेट 22 से लेकर 25 किलोग्राम तक रख लेते हैं अपने। फास्फोरस का एक अच्छा सोर्स होता है। इसके भुट्टों को अपने 1 से 3 दिन के अंदर हार्वेस्ट कर लेते हैं सिल्क निकलने के, या फिर विद इन 60 डेज आफ्टर सोइंग। सोइंग के लगभग 60 दिन के अंदर अंदर इसके भुट्टे को अपने क्या कर लिया जाएगा? हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। ये एक अच्छा सोर्स होता है, डाइजेशन इसका बहुत अच्छा होता है, फूड के अंदर इसका यूज कर लेते हैं छोटे बच्चों के। उसके बाद में है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न जिसको अपने पॉपकॉर्न बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। पॉपकॉर्न आपको पता है जियामेस, जियामेस इवर्टा। कौन सी है? जियामेस इवर्टा। देखो इसके बीज, जियामेस इवर्टा, जियामेस इवर्टा के सीड को 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसके अंदर जो नमी होती है वो क्या करेगी? स्टीम का काम करेगी, भाप बनाने का काम करेगी, और एक विस्फोट होगा बीज के अंदर। ठीक है, स्फुटन होगा जिसके अंदर ये पॉपकॉर्न के रूप में बाहर आएगा। ठीक है, वो मक्का की किस्में अंबर पॉप है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। पर्ल पॉपकॉर्न है, ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है। आप जवाहर को याद रख सकते हो, आप अंबर को याद रख सकते हो ना, इनके तो नाम में ही पॉप लिखा हुआ है, पॉपकॉर्न मतलब। तो ये तो क्या क्यों पूछेगा एग्जामिनर कि पॉपकॉर्न की किस्म कौन सी है? तो पर्ल पॉपकॉर्न दे दिया तो पता ही चल जाएगा, अंबर पॉप दे दिया तो भी पता चल जाएगा। तो जवाहर को और अंबर को आप याद रख सकते हो कि जवाहर और अंबर दोनों ही कौन सी किस्में हैं? पॉपकॉर्न बनाने के लिए बहुत अच्छी किस्में हैं। ठीक है, और पॉपकॉर्न की सीड रेट लगभग 12 किलोग्राम होती है। कितना सीड रेट रखते हैं अपने? 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर सीड रेट रखते हैं, अगर अपने मक्का को पॉपकॉर्न प्रोडक्शन के लिए ग्रो कर रहे हैं। चलो आगे देखो, आगे है रवि सीजन के अंदर, क्योंकि मक्का 80% मक्का, 80% मक्का किस सीजन में उगता है? खरीफ सीजन के अंदर। 80% मक्का खरीफ सीजन में उगता है, आपको पता हो। 80% मक्का है वो खरीफ सीजन में उगता है। मात्र 20% मक्का है वो रबी सीजन के अंदर भी उगता है। 20% मक्का कौन से सीजन में उगता है? रबी सीजन के अंदर भी मक्का उगता है। और ज्यादातर जो रबी मक्का उगता है वो बिहार स्टेट के अंदर उगता है।
ज़्यादातर अगर अपने रबी मक्का की बात करें तो मेजरली कौन सी स्टेट में उगता है, वो बिहार स्टेट के अंदर रबी मक्का देखने को मिलता है ना। ये आप याद रख सकते हो कि इंडिया के अंदर रबी मक्का ज़्यादातर किस एरिया के अंदर या फिर कौन सी स्टेट में उगता है, तो बिहार के अंदर। बाकी आप रबी मक्का के अंदर याद रख सकते हो आंध्र प्रदेश के अंदर रबी मक्का की क्रॉप ग्रो कर लेते हैं, कर्नाटक के अंदर, यहाँ पर कर्नाटक में, या फिर तमिलनाडु तमिलनाडु के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में, या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर, और राजस्थान का दक्षिण पार्ट, और किसमें, राजस्थान में, और मोस्टली कौन सी स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर। कौन सी स्टेट में, बिहार के अंदर, याद रख सकते। तो रबी मक्का के अंदर गंगा 2 किस्म है, दक्कन 103 है, 105 है, त्रिशोलता किस्म है, हाई स्टार्च है, या मंगीरी किस्म है। कौन सी, मंगीरी। तो ये किस्में अपने उगाते हैं। तो गंगा 2, दक्कन 103, 105, त्रिशोलता, हाई स्टार्च या मंगीरी, तो ये किस्में ग्रो करते हैं अपने रबी सीजन में। उसके बाद जायद के सीजन में भी उगाते हैं, जैसे तरुण किस्म जायद के लिए अच्छी है, तरुण है, नवीन है, श्वेता, नवजोत, कंचन किस्म D765, आजाद उत्तम है, किरण है, और हाइब्रिड नंबर 9 है फॉर ग्रीन कॉर्न के लिए। हरे बीज के लिए हाइब्रिड नंबर 9 है, और किरण J660 है, और आजाद उत्तम D765, कंचन वगैरह, नवजोत, श्वेता, ये किस्में अपने जायद के अंदर गर्मी के अंदर भी उगाई जा सकती है। किस्में इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए किस्मों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है इसके अंदर अपने मक्का के अंदर, क्योंकि किस्मों से क्वेश्चन या फिर सीड रेट से क्वेश्चन आज तक ज्यादातर पूछा गया है मक्का का, और मक्का तो इंपॉर्टेंट है, मक्का में तो क्वेश्चन आता ही है। इसके साथ है वेरी अर्ली मैच्योर वैरायटियां, बहुत जल्दी परिपक्व होने वाली किस्में, जैसे कि डायना किस्म है, डायना 2 है, डायना 3 है, और D765 है। उसके बाद मक्का की कुछ किस्में या मक्का की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसको अपने फॉडर पर्पज के लिए भी ग्रो कर लेते हैं, चारे के लिए। आपने देखा होगा मक्का को चारे के लिए, क्योंकि मक्का का साइलेज सबसे अच्छा बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइलेज के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, मक्का है, और मक्का पशु बड़े चाव से खाते हैं, ये भी आपको पता है मक्का के पौधे को। तो इसके अंदर किस्में हैं, जैसे कि अफ्रीकन टोल चारे के लिए बहुत अच्छी किस्म है, प्रतापचरी 6 है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म PC6 बोल सकते हैं, J1006। कौन सी, J1006। तो ये कौन सी किस्में हैं, ये चारे के लिए फॉर फॉडर पर्पज के लिए। और चारे की उपज की बात करें तो अच्छा चारा प्रोडक्शन होता है, लगभग 400 से लेकर 500 क्विंटल तक चारा देखने को मिलता है मक्का का, है ना, पर हेक्टर। ठीक है, और मक्का का साइलेज बहुत अच्छा बनता है, इसलिए इसकी कुछ ऐसी किस्में हैं जिनको अपने चारे के लिए उगा सकते हैं, चारा प्रोडक्शन। बाकी चारे की फसल नहीं है, ये अनाज की फसल है। उसके बाद में बायो फोर्टिफाइड वैरायटियां, बायो फोर्टिफाइड किस्में, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी होगी, उसको अपने क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफाइड। बायो फोर्टिफाइड किस्मों के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे कि 2017 के अंदर पूसा विवेक है, क्वालिटी प्रोटीन 9, पूसा विवेक है, क्वालिटी प्रोटीन 9, ये किस्म याद रख सकते हो आप। और उसके बाद में है पूसा HM4, और पूसा HM8, और पूसा HM9। इन किस्मों के अंदर क्या है, जो 2017 में बायो फोर्टिफाइड किस्में निकाली गई है, इन किस्मों के अंदर लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अच्छी मात्रा के अंदर होता है। इन किस्मों के अंदर देखा जाए तो लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। ये कौन सी वैरायटी है, बायो फोर्टिफाइड किस्में हैं। कौन सी, बायो फोर्टिफाइड, याद रखोगे। 2020 के अंदर देखा जाए तो लाडोवाल क्वालिटी प्रोटीन मेज हाइब्रिड है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LQPMH 1 और LQPMH 2। इसके अंदर भी लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं। ये बायो फोर्टिफाइड किस्में, इनको भी आपने याद रखना है। किस्मों के अंदर इतनी किस्में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं अपने क्लाइमेट की, जलवायु की। जो अपना कॉर्न है, मक्का है, इसके लिए किस प्रकार की क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, किस प्रकार की सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लाइमेट की बात करें तो गर्म क्लाइमेट की फसल है ये, जैसी गर्म क्लाइमेट की फसल है, और वाटर लॉगिंग के प्रति क्या होती है, ये सेंसिटिव होती है।
पानी की अधिकता को ये सहन नहीं कर सकती है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। तो गर्म क्लाइमेट की फसल सब ट्रॉपिकल रीजन में अच्छे से उगाया जा सकता है, गर्म जलवायु की। टोडे प्लांट है, ये टोडे प्लांट है, और इसकी ऐसी कुछ किस्में हैं जिसको डे न्यूट्रल कंडीशन के अंदर डे न्यूट्रल प्लांट के रूप में भी उगाया जा सकता है। डीएनपी है ना, कहीं पर आप डीएनपी पढ़ते हो सर मक्का, तो डीएनपी लिखा हुआ है। देखो मक्का को डीएनपी लिख दिया कुछ साइंटिस्ट, कुछ बुक राइटर ने क्यों लिख दिया कि मक्का की ऐसी कुछ किस्में हैं, ऐसी कुछ प्रजातियां हैं, ऐसी कुछ स्पीसीज है जो मक्का की वो स्पीसीज रवि जायद तीनों के अंदर उग सकती है, जैसे अपने पीछे पढ़ के आए हैं, इसका डीएनपी लिख देते हैं। पर नेचुरल रूप से मक्का शोडे प्लांट है, क्योंकि ये खरीफ के अंदर ही उगता है, मोस्टली खरीफ के अंदर इसकी नेचर है। उसके बाद में इस मक्का को उगाने के लिए जो जर्मिनेशन का टेम्परेचर है, अंकुरण का तापमान, अगर अपने मैं टेम्परेचर के बारे में आपको बताऊं तो अंकुरण के लिए इस क्रॉप के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है तो ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा, है ना। उसके बाद में ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर ग्रोथ के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छी रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल चाहिए, और ये किसके लिए, जल भराव के प्रति संवेदनशील होता है, जल भराव के प्रति संवेदनशील। जल भराव को ये सहन नहीं कर सकता है, ठीक है। ड्राउट को कुछ सहन कर सकता है, पर वाटर लोगड कंडीशन को ये बहुत कम सहन कर सकता है ना, वाटर लोगड कंडीशन। ठीक है, तो ये है इसका क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के अंदर ये चीज याद रखोगे कि जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, और वृद्धि के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, और कैसा प्लांट है ये ना। तो ज्यादातर इंडिया के हर एक पार्ट के अंदर इसको ग्रो किया जाता है, लगभग केरला के अंदर थोड़ा बहुत कम ग्रो करते हैं इसको, बाकी हर एक पार्ट के अंदर इसको ग्रो कर लिया है। वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन। तो जल प्रबंधन में मैंने आपको लगभग चीजें करवा दी है, फिर भी एक दो चीजें याद रख सकते हो, जैसे कि मक्का की आप जल मांग याद रख सकते हो, वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग कि मक्का की जल मांग कितनी होती है। तो मक्का की जल मांग होती है 500 से लेकर 800 मिलीमीटर, ठीक है, 500 से लेकर 800 ठीक है। उसके बाद में मक्का के अंदर सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, मक्का के अंदर सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, क्रिटिकल स्टेज, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। यहाँ पर फार्मर को पानी देना बहुत जरूरी है। अगर इस स्टेज पर पानी नहीं दिया गया फार्मर के द्वारा तो इसका मतलब है पूरी की पूरी फसल अपना क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और अपना जो प्रोडक्शन है उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन के अंदर कमी देखने को मिलती है। तो क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी है, तो क्रांतिक अवस्था एक तो होती है टैसलिंग, टैसलिंग मतलब जब नर फूल आते हैं, टैसलिंग, और टैसल निकलने के लगभग 7 दिन बाद में सिल्क निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी स्टेज कौन सी होती है, सिल्किंग। तो सिल्किंग के टाइम भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और टैसलिंग के टाइम भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगर पानी आपको देना है तो आप क्या कर सकते हो, दाना भराव के टाइम पानी दे सकते हो, जब इसके भुट्टे के अंदर अच्छे सीड बन रहे हैं तभी आप इसके अंदर पानी लगा सकते हैं, उस टाइम भी पानी की कमी ना होने दीजिए तो अच्छे सीड बनेंगे। ठीक है, तो जल मांग इसकी 500 से लेकर 800 है। क्रांतिक अवस्था टैसलिंग एंड सिल्किंग है, ये आप याद रख सकते हो। दाना भराव के टाइम भी अपने पानी देना चाहिए। और टैसलिंग आप सभी को जानते हो, नरमंजरी, नरमंजरी बोल देते हैं हिंदी के अंदर, ये भी लिखा सकते हैं नरमंजरी, नर फूल आने के टाइम और मादा फूल आने के टाइम, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, ये है इसकी वाटर मैनेजमेंट। और चेक वैसिन मेथड का यूज करते हैं ज्यादातर, क्यारी विधि का ही। उसके बाद में खरपतवार प्रबंधन। देखो इसके अंदर लगने वाले बहुत सारे खरपतवार हैं, अगर मैं आपको खरपतवार की लिस्ट बनाऊं तो बहुत सारे खरपतवार जो खरीफ के अंदर उगते हैं वो बहुत सारे खरपतवार लगेंगे, पर इतने खरपतवार आपको याद नहीं रखेंगे। इसका आपको एक मेजर खरपतवार याद रखना है, मुख्य खरपतवार, मुख्य खरपतवार, मुख्य खरपतवार। देखो गन्ने का, मक्का का, बाजरा का, ज्वार का मेजर जो सीड बीड होता है उसका नाम होता है स्ट्राइगा, का नाम क्या होता है, स्ट्राइगा। स्ट्राइगा एक परजीवी खरपतवार है। ये क्या है, परजीवी खरपतवार है। परजीवी खरपतवार किसको बोलते हैं, परजीवी खरपतवार उस खरपतवार को बोलते हैं जो खुद भोजन ना बना के किसी दूसरे होस्ट प्लांट पर डिपेंड होता है, जो किसी दूसरे पौधे से भोजन लेता है, परजीवी खरपतवार, खरपतवार जो दूसरे पौधे से भोजन लेगा।
और ये कहां से भोजन लेता है, किस प्रकार का परजीवी है? तो स्ट्राइगा एक अपने देखा जाए तो अर्ध जड़ परजीवी है। ये कैसा है? अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है, अर्ध जड़ परजीवी। देखो 4 प्रकार के परजीवी होते हैं, मैं वो आपको बता दूंगा 4 प्रकार के परजीवी कौन कौन से हैं। ये क्या है? सेमी रूट पैरासाइट है। क्या है? सेमी, पार्शियल रूट पैरासाइट बोल दो, सेमी रूट पैरासाइट बोल दो, अर्ध जड़ परजीवी बोल दो, कैसे भी बोल दो। कैसा है? स्ट्राइगा एक प्रकार का अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है। ये अपनी आधी लाइफ साइकिल तो इस पौधे की जड़ के अंदर रहकर पूरा करेगा और आधी अपने आप पूरा कर लेगा। पूर्ण होगा वो पूरे का पूरा ही डिपेंड होगा अपने होस्ट प्लांट पर। ठीक है, पूरे का पूरा ही डिपेंड होगा किस पर? अपने होस्ट प्लांट पर। ये आधा डिपेंड होता है अपने होस्ट प्लांट पर। ठीक है, ये स्ट्राइगा है। स्ट्राइगा को कंट्रोल करने के लिए आप 2,4-D का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइगा को कंट्रोल 2,4-D के द्वारा, या फिर क्रॉप रोटेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो? कपास उगा सकते हो, सोयाबीन भी उगा सकते हो। कपास या सोयाबीन, है ना। एक बार आपने क्या किया, मक्का उगा दिया करीब में, अगले साल वहां पर कपास या सोयाबीन उगा दिया। तो ये क्या करते हैं? ये एक प्रकार का अपनी जड़ों से केमिकल रिलीज करते हैं, जिसके कारण स्ट्राइगा का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। स्ट्राइगा का जर्मिनेशन नहीं होता, जर्मिनेशन होते ही वो क्या होता है? मर जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का जो जर्मिनेशन होता है उसको बोलते हैं स्ट्राइगा का सुसाइडल जर्मिनेशन, आत्मघाती अंकुरण। कौन करता को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर एक बीडी साइड है 2,4-D, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे मक्का की मुख्य खरपतवारनाशी पूछी जाए, मुख्य खरपतवारनाशी, मक्का की मुख्य खरपतवारनाशी, बीडी साइड पूछा जाए मक्का का, मुख्य बीडी साइड पूछा जाए मक्का का खरपतवारनाशी, तो पहले अपने यूज कर रहे थे सीमाजीन को। सीमाजीन अब बैन हो गया है, तो आपने यूज करना है कौन सा? एट्राजीन। तो आजकल अपने मक्का के अंदर खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा बीडीसाइड यूज करते हैं? एट्राजीन का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? एट्राजीन का। बाकी पहले यूज करते थे सीमाजीन को, सीमाजीन बैन हो गया है। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, या मैंने आपको यहाँ पर परजीवी बताया, मैं आपको 4 परजीवी बताता हूँ जो आपको याद रखने हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बीड बीड जो टॉपिक करवाया होगा उसके अंदर आपको करवा दिए होंगे, फिर भी आपको 4 याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, मैं एक छोटे से पौधे की स्ट्रक्चर बना देता हूँ, यहाँ से आपको अच्छे आसानी से याद रह जाए। देखो, ये अपना सरफेस है मिट्टी का, ऐसे याद रखो। ये पौधे का जड़ वाला पार्ट है, ये जड़ है पौधे की। ठीक है, ऐसा याद रखो। ये ऊपर का तना है, इस पर लीफ वगैरह आ गई है। ठीक है, ऐसे अपने याद रखें, बस आपको याद रह जाए चीज। ये इसका स्टेम पार्ट है, तने का पार्ट है। ठीक है, ये अपने लिख देते हैं कि ये जड़ है, ये जड़ सिस्टम है, और ये है तना इसका, यह तना। देखो, तने के भी 2 पैरासाइट होंगे। एक तो तने का पूर्ण पैरासाइट होगा, पूर्ण। एक तने का अर्ध होगा, सेमी होगा, अर्ध। ठीक है, इसी प्रकार जड़ के भी 2 होंगे। एक तो पूर्ण जड़ परजीवी होगा, और इसी प्रकार एक अर्ध जड़ परजीवी होगा, अर्ध जड़ परजीवी। ठीक है, पूर्ण और अर्ध, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तने के भी 2 पूर्ण और अर्ध, और जड़ के भी 2 पूर्ण और अर्ध। आपको याद रखना है छोटी सी एक लाइन, CLOS, CLOS याद रखना। CLOS से क्या याद रखोगे? सी से होता है कसकूटा, सी से क्या होता है? कसकूटा। कसकूटा किसको बोलते हैं? आप पता होगा आपने, अमरबेल को बोलते हैं अपने। कसकूटा किसको बोलते हैं? अमरबेल। तो अमरबेल कैसा खरपतवार है, कैसा परजीवी है? तो आप बोलोगे सर पूर्ण तना परजीवी है। एल से आप याद रखोगे लोरेंथस, एल से आप क्या याद रखोगे? लोरेंथस। तो लोरेंथस कैसा खरपतवार है? तो लोरेंथस एक प्रकार का अर्ध तना परजीवी है। ओ से आप याद रखोगे ओरोवेंकी। क्या याद रखोगे? ओरोवेंकी, ओरोवेंकी, ओरोवेंकी। या इसको क्या बोल देते हैं? ब्रूमरेप बोल देते हैं, ब्रूमरेप, या फिर इसको आज्ञा खरपतवार बोल देते हैं, कुछ भी बोलो ना। और ये है अपना एस से स्ट्राइगा। स्ट्राइगा आपने अभी किया था ना, स्ट्राइगा आपको बताया था अर्ध जड़ परजीवी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? अर्ध जड़ परजीवी। इस प्रकार से आपको याद रखना है, CLOS याद रखना।
क्या याद रखना है, CLOS। इनके मैं होस्ट प्लांट भी बता देता हूँ, इसके सामने होस्ट प्लांट लिखूँ मैं, किस कहाँ पर लगता है ये, तो मुख्य तो रोड के किनारे जो आप पेड़ देखते हो वहां पर अमरबेल दिखेगा। मोस्टली आप फसलों में देखोगे तो रिजका के अंदर देखने को मिलेगा, किसमें, रिजका में, रिजका में। उसके बाद में आप देखते हो लोरेंथस, ये आपको बागवानी फसल में देखने को मिलेगा, हॉर्टिकल्चर बागवानी, मुख्य रूप से आम के अंदर देखने को मिलता है ये, ठीक है। ओरोबेंकी आपको सोलेनेसी कुल के अंदर, सोलेनेसी के अंदर, और इसके साथ ही आप याद रखोगे क्रूसीफेरी मतलब सरसों के अंदर देखने को मिलता है, तंबाकू सरसों के अंदर क्रूसीफेरी में। स्ट्राइगा आपको मैंने बता दिया है, स्ट्राइगा आपको याद रखना है, जैसे कि ज्वार के अंदर स्ट्राइगा लगता है, बाजरा के अंदर स्ट्राइगा लगता है, और गन्ना के अंदर स्ट्राइगा लगता है, और मक्का के अंदर भी स्ट्राइगा लगता है, जो अर्ध जड़ परजीवी होता है। तो ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर आप बना लोगे तो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, मैन्यूर मतलब खाद, फर्टिलाइजर मतलब पोषक, आपने उर्वरक। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर का कैसे मैनेजमेंट करते हैं अपने मक्का के अंदर, तो मक्का के अंदर मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर आप याद रख सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो गोबर की खाद तो आपको याद रखनी है, सिंपल सी, 10 से 15 टन गोबर की खाद। फार्म आर्ड मैन्यूर, गोबर की खाद 10 से लेकर 15 टन प्रति हेक्टर। एक हेक्टर में बुआई के लगभग 1 महीना पहले अपने अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देंगे, ठीक है। तो ये फार्म आर्ड मैन्यूर डालना जरूरी होता है, 3 साल के अंदर, 3 साल के गैप में एक बार अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद में है NPK, ठीक है। NPK की बात करें तो पहला अपने बात करते हैं संकर किस्मों के लिए, संकर के लिए, संकर किस्मों के लिए, संकर किस्मों में, संकर किस्मों में NPK की बात करें अपने, तो इसमें भी 2 पार्ट का होगा, इरिगेटेड, सिंचित, सिंचित और असिंचित, सिंचित और असिंचित, इरिगेटेड और अनइरिगेटेड, सिंचित और असिंचित। NPK ये किसके अंदर है, किलोग्राम प्रति हेक्टर के अंदर है ना, सिंपल सा याद करो, किलोग्राम प्रति हेक्टर में। इसके अंदर आप याद रख सकते हो अपने इरिगेटेड के अंदर, इरिगेटेड के अंदर याद रखोगे 120, 60 और 40, 120, 60 और 40, 120, 60 और 40। और अनइरिगेटेड के अंदर याद रखोगे 80, 40, 20, 80, 40 और 20, 80, 40 और 20। ये संकर किस्मों के लिए है। कंपोजिट का याद रख सकते हो, संकुल किस्मों का, कंपोजिट का यहाँ लिख देता हूँ, संकुल, संकुल, संकुल किस्मों का याद रखना है NPK 100, 40 और 30 किलोग्राम पर हेक्टर, 100, 40, 30 किलोग्राम पर हेक्टर, ये किसके अंदर डाल देते हैं, संकुल। और ये दोनों सिंचित और असिंचित वाले किसके हैं, ये संकर किस्म।
अगर इसके अंदर अपने एस इंचित में देंगे संकुल में तो इसकी हाफ डोज हो जाएगी ना, बिल्कुल सिंपल सा याद रखना, ये इंचित का लिखा हुआ है संकुल। उसके बाद अपने इसके अंदर एक मेजर डालते हैं जिंक सल्फेट ZnSO4। ये क्यों डालते हैं ये भी मैंने आपको बताऊंगा। ZnSO4 इसकी मात्रा देते हैं 20 से लेकर 25 किलोग्राम पर हेक्टर। 20 से लेकर 25 किलोग्राम पर हेक्टर डालते हैं। देखो मक्का के अंदर एक जिंक की कमी से, Zn की कमी से, जिंक की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है श्वेत कलिका रोग, व्हाइट बड, श्वेत कलिका रोग, जिसको आप क्या बोलते हैं, व्हाइट बड बोल देते हो। व्हाइट बड, ऊपर की पत्तियों का सफेद हो जाना, इसकी कारण होता है ये होता है जिंक की कमी के कारण। इस कारण जब अपने सोइंग करते हैं तो खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर क्या मिला देते हैं, जिंक मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, प्रति हेक्टर जिंक मिला देते हैं, जिसके कारण अपने आगे चलकर क्रॉप के अंदर किसी प्रकार की जिंक की कमी के कारण श्वेत कलिका रोग, व्हाइट बड रोग ना हो पाए। अपने क्या करेंगे, जिंक मिला देंगे। ठीक है, कितना मिलाएंगे, तो 20 से लेकर 25 किलोग्राम क्या करेंगे, जिंक मिला देंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं। उससे पहले आप सोयल का याद रख सकते हो। सोयल के लिए याद रख सकते हो। सोयल अगर आपसे पूछा जाए कि मक्का के लिए कैसी सोयल चाहिए, तो मक्का के लिए याद रखो बलुई, दोमट, सैंडी लोम या दोमट, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के बीच में हो, ऐसी मृदा के अंदर अपने क्या करेंगे, मक्का को उगा देंगे। 6 से लेकर 7.5 के बीच ये मक्का। और मक्का वाटर लॉगिंग के लिए भी सेंसिटिव है। और इसके साथ में आप याद रखोगे कि मक्का ड्राउट कंडीशन के प्रति भी सेंसिटिव है। ठीक है, सूखे की कमी के कारण भी खराब हो जाएगी और पानी भराव के कारण भी खराब हो जाएगी। तो जल भराव व सूखे के प्रति संवेदनशील है, संवेदनशील है। दोनों के अंदर ही क्या हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी। वाटर लॉगिंग कंडीशन को भी सहन नहीं कर सकती है और ये अपने सूखे को भी सहन नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलो तो आगे का जो पार्ट है अपने वो करेंगे 20 दर। और यहाँ तक ही अपने कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को। और नेक्स्ट पार्ट करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास से रिलेटेड किसी कैंडिडेट का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंदर। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।